अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का यूनिट 3 पढ़ेंगे। आज हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें जो आज हम पढ़ेंगे उसमें शामिल है न्यूरॉन, रिसेप्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, लोकल मीडिएटर्स, anatomy of ANS, sympathetic neurons, parasympathetic neurons, action of sympathetic and parasympathetic neurons, prototype drugs of ANS, cholinergic drugs और adrenergic drugs. So what is a neuron? न्यूरॉन के दो टाइप्स हैं, एक मोटर न्यूरॉन जिसे एफरेंट न्यूरॉन कहा जाता है, एक सेंसरी न्यूरॉन जिसे एफरेंट न्यूरॉन कहा जाता है। Sensory neurons, neurons that carry sensory impulses from sensory organs to the central nervous system are known as sensory neurons. Sensory neurons वो हैं जो हमारे sensory organ से, जैसे हमारे skin से हमारे दिमाग तक signals लेके जाते हैं। Motor neurons, a neuron that carries motor impulses from the central nervous system to specific effectors is known as motor neurons. मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो हमारे दिमाग से, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स लेके हमारे मसल्स तक पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स, एफरेंट न्यूरॉन्स, neurons which carry the motor impulses from central nervous system to the peripheral effectors organ like muscles, glands and blood vessels. Motor neurons are also known as afferent nerve cells. Generally these neurons have long axons and short dendrites. मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे ऑर्गन्स में, जैसे कि हमारे गोश्त में, जैसे हमारे ग्लैंड्स में, हमारे खून के शरियानों में सिग्नल्स पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स आर आल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स को एफरेंट नर्व सेल्स भी कहा जाता है। जनरली इन न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स छोटे होते हैं और एक्सॉन्स काफ़ी लंबे होते हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसके डेंड्राइट्स छोटे से हैं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़कर हमारे मसल्स में जाके अपने एक्सॉन्स टर्मिनल्स के ज़रिए ये मोटर न्यूरॉन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे मसल्स के अंदर सिग्नल्स पहुंचाता है। Sensory neurons, afferent neurons. These neurons carry the sensory impulses from the periphery to the central nervous system. Generally, these have short axons and long dendrites. Sensory neurons वो neurons हैं जो हमारे स्किन से, हमारे पेरिफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स लेके जाते हैं। इनके एक्सॉन्स छोटे होते हैं और इनके डेंड्राइट्स लंबे होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डेंड्राइट्स हमारे स्किन से सिग्नल लेके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन में और मोटर न्यूरॉन में हम फर्क इस तरीके से समझ सकते हैं। आप इन न्यूरॉन्स को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी गर्म चीज को हाथ लगा दें तो सेंसरी न्यूरॉन उस जगह से सिग्नल लेके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज पहुंचाएगा कि आपने किसी बहुत गर्म चीज को हाथ लगा दिया है। और एफरेंट न्यूरॉन्स जो कि मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, फिर हमारा दिमाग मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल करेगा कि उस गर्म चीज से हाथ हटा लो, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो जब वो इम्पल्सेस आते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी उंगली तक, वो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए आते हैं और जो सिग्नल यहाँ से जाते हैं कि गर्म चीज को हाथ लग गया है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए लेके जाते हैं। Receptor. Pharmacology defines a receptor as any biological molecule to which a drug binds and produces a measurable response. Thus, enzymes and structural proteins can be considered to be pharmacological receptors. फार्माकोलॉजी में रिसेप्टर की डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि वो एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसके साथ ड्रग्स आके जुड़ जाते हैं, और जब ये ड्रग्स जुड़ते हैं तो एक रिस्पॉन्स आता है हमारी बॉडी के अंदर। इसीलिए एंजाइम्स को और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स कहा जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये लिगांड गेटेड रिसेप्टर है जिसके अंदर ड्रग आके बाइंड होता है और एक रिस्पॉन्स पैदा होती है। इस दूसरी तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये साइनेप्टिक जंक्शन की एक तस्वीर है जिसके अंदर आप एक रिस्पॉन्स देख सकते हैं जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि साइनैप्स के अंदर किस तरीके से केमिकल का एक्सचेंज होता है, किस तरीके से साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर केमिकल्स एक्सचेंज होते हैं, केमिकल्स ट्रांसफर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर. Neurotransmitter is a chemical substance that acts as the mediator for the transmission of nerve impulses from one neuron to another neuron through a synapse.
न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल सब्सटेंस है जो एक नर्व इम्पल्स को ले जाने में मदद करता है, उसकी ट्रांसमिशन में हेल्प करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा, ये दो न्यूरॉन्स के साइनैप्सेस थे जिसके दरमियान में केमिकल एक्सचेंज हो रहा था। ये केमिकल जो एक्सचेंज हो रहा था उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। Communication between nerve cells and between nerve cells and effector organs occurs through the release of specific chemical signals called neurotransmitters. कम्युनिकेशन जब नर्व सेल्स के दरमियान में होती है और या फिर नर्व सेल्स और इफेक्टर ऑर्गन्स के दरमियान में जब कम्युनिकेशन होती है तो वो कम्युनिकेशन केमिकल्स रिलीज करके की जाती है। हमारे न्यूरॉन्स केमिकल्स रिलीज करते हैं और उस केमिकल्स की वजह से एक एक्शन पैदा होता है। इस तरीके से नर्व सेल्स एंड अफेक्टर ऑर्गन्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। इस डायग्राम में मैं आपको कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि एड्रेनालिन है, एक फाइट और फ्लाइट न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे कि अगर आप कभी डर जाएं किसी चीज़ को देख के तो आपके अंदर उसी वक्त एड्रेनालिन पैदा हो जाता है और उस एड्रेनालिन की वजह से या आप उस चीज़ से लड़ते हैं या आप भाग जाते हैं। नॉर एड्रेनालिन कंसंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर, जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो ज़्यादातर नॉर एड्रेनालिन आपके दिमाग में पैदा होता है ताकि आप उस पर फोकस कर सकें, आपका जो ध्यान है वो आपके सब्जेक्ट पे लगा रहे। डोपामिन प्लेजर ट्रांसमीटर, जब हम कोई अच्छा इंजॉयबल एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, जैसे कि हम अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर प्लेजर हार्मोन बनता है जो हमें खुश रखता है। उस प्लेजर हार्मोन को डोपामिन कहा जाता है। सेरोटोनिन मूड न्यूरोट्रांसमीटर, जब हम ज़्यादा धूप में जाते हैं और अपने आप को इंजॉय कर रहे होते हैं, हम पिकनिक पे जाते हैं और धूप में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो हमारे मूड में बहुत अच्छी चेंजेस आ जाती हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं। वो जो हम खुश होते हैं वो हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है जिसका नाम सेरोटोनिन है। गाबा कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर, जब हम रात को नींद अपनी पूरी कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक सुकून वाला हार्मोन जो हमें सुकून दे रहा होता है, सुकून वाला न्यूरोट्रांसमीटर जो हमें सुकून दे रहा होता है, उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है गाबा। एसिटाइल कोलिन लर्निंग न्यूरोट्रांसमीटर, जब हम ज़्यादा देर तक पढ़ रहे होते हैं और हमें वो सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं, हमारी मेमोरी लर्निंग न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ज़्यादा शार्प हो जाती है और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। ग्लूटामेट एक मेमोरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके वजह से भी हम चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रखते हैं, ये भी हमारे ब्रेन में पैदा होता है। एंडोर्फिन्स, जब हम अपने बच्चे को छूते हैं या हम अपने किसी पेट के साथ खेलते हैं तो हमारे बॉडी में एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, एक यूफोरिक फीलिंग आती है। उस फीलिंग की वजह एंडोर्फिन्स होते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बनता है एंडोर्फिन्स, जिसकी वजह से हम खुश हो जाते हैं। Local mediators. Most cells in the body secrete chemicals that act locally. These chemical signals are rapidly destroyed or removed, therefore they do not enter the blood and are not distributed throughout the body. Example, histamine. हमारे बॉडी के अक्सर सेल्स के अंदर केमिकल्स बनते हैं जो उस जगह पर ही काम करते हैं, हमारे खून के अंदर वो फैलते नहीं, हमारे खून के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। वो जैसे ही बनते हैं वैसे ही उस केमिकल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, वैसे ही उस केमिकल को उसी वक्त ख़त्म कर दिया जाता है। और इन केमिकल्स में से एक केमिकल जिसका एग्जांपल हम देंगे वो है हिस्टामिन। ये आप देख सकते हैं, ये एक मास्ट सेल है जिसके अंदर से हिस्टामिन के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। Hormones. Specialized endocrine cells secrete hormones into the bloodstream where they travel throughout the body, exerting effects on broadly distributed target cells in the body. हमारे एंडोक्रिन सेल्स हमेशा हार्मोन्स बना रहे होते हैं जो कि हमारे खून में से गुजरकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने अपना असर दिखाना होता है। जैसे कि हमारे एंडोक्रिन सिस्टम में हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बना रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन बना रहा है, थायराइड ग्लैंड्स थायराइड हार्मोन बना रहे हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स एड्रेनालिन बना रहे हैं, पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, ओवरीज में से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बन रहे हैं। तो ये सब हमारे इंडोक्रिन सिस्टम का काम होता है। इंडोक्रिन सिस्टम के अंदर हार्मोन्स पैदा किए जाते हैं।
अब इस वीडियो में मैं आपको 6 हार्मोन्स के बारे में कुछ मालूमात हासिल करूंगा जो कि हमारे वेट से और हमारे हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। इंसुलिन हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स। जब हमारे खून में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मिल जाती होती है, हमने बहुत ज़्यादा खुराक खा ली होती है जिसकी वजह से हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पैदा हो जाती है। उस ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, हमारे शुगर के लेवल को काबू में रखने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है जिसके साथ शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, वो कंट्रोल कर लिया जाए। लेप्टिन द सेटिएटी हार्मोन लेट्स यू नो व्हेन यू आर फुल। जब हम अपना खाना खा रहे होते हैं तो 1 या 2 रोटी के बाद जितनी भी भूख होती है उस भूख को मिटा देने के बाद हमें एक हार्मोन हमारे मैदे के अंदर ये मैसेज देता है कि अब बस हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, हम ये इनफ है हमारे लिए। उस हार्मोन का नाम है लेप्टिन। हम जब अपने हस्बे ज़रूरत खुराक इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन बनता है, उसका नाम है लेप्टिन। इस लेप्टिन हार्मोन की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि हमने हस्बे ज़रूरत खुराक ले ली है और हमें अभी और नहीं खाना चाहिए। ग्लूकागॉन वर्क्स टू इंक्रीज ब्लड शुगर व्हेन इट्स लो। जब हमारा ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता है तो ग्लूकागॉन हमारे खून में जाकर हमारे ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाता है ताकि बॉडी के फंक्शंस नॉर्मली चला सकें। Cortisol, the stress hormone, signals cells to release stored fat to be used as energy. The कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी हमारे फैट सेल्स को इस्तेमाल करती है, हमारे बॉडी कोर्टिसोल बनाती है और कोर्टिसोल से ये मैसेज आता है कि हम अपनी चर्बी को इस्तेमाल कर सकें। कोर्टिसोल वो भी हार्मोन है जिसमें हम अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करते हैं। जब हमें कोई टेंशन मिल रही होती है, हमें कोई स्ट्रेसफुल काम करना पड़ रहा होता है तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल के लेवल बढ़ जाते हैं और जब हम सुकून कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल के लेवल कम हो जाते हैं। जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हमारा पेट खाली होता है, हमें भूख का एहसास होता है। ये जो भूख का एहसास हमें हो रहा होता है ये ग्रेलिन हार्मोन की वजह से हो रहा होता है क्योंकि हमने 6-7 घंटे कुछ नहीं खाया होता। तो जब हम सुबह उठते हैं हमारे बॉडी में ग्रेलिन हार्मोन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और इस हार्मोन की वजह से हमें भूख का एहसास होता है कि हमें कुछ खाने की ज़रूरत है। टेस्टोस्टेरोन बोथ सेक्सेस नीड द मेल सेक्स हार्मोन फॉर लिबिडो एंड मसल ग्रोथ। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है लेकिन ये दोनों जेंडर्स को चाहिए, मर्द को भी और औरत को भी, ताकि वो अपने मसल्स को ग्रो कर सकें, ताकि वो अपने मसल्स की ग्रोथ को मेंटेन कर सकें। एनाटॉमी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप के नर्व्स हैं, दो टाइप के न्यूरॉन्स हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स। इस डायग्राम में क्लियरली समझ में आ रहा है कि एफरेंट न्यूरॉन्स क्या करते हैं और एफरेंट न्यूरॉन्स क्या करते हैं। जो एफरेंट न्यूरॉन है वो हमारे ये स्किन से सिग्नल लेके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचा रहा है और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एफरेंट न्यूरॉन्स के जरिए अपना सिग्नल मसल्स तक पहुंचा रहा है। Efferent neurons carry nerve impulses from the central nervous system to the effector organs by way of two types of efferent neurons. एफरेंट न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझाया कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे मसल्स के अंदर, हमारे गोश्त के अंदर जब सिग्नल जाते हैं तो वो एफरेंट न्यूरॉन्स के जरिए जाते हैं। एफरेंट न्यूरॉन्स की दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट नर्व सेल इज कॉल्ड द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। इट्स सेल बॉडी इज लोकेटेड विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इमर्जेस फ्रॉम द ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड एंड मेक्स ए सिनेप्टिक कनेक्शन इन द गैंग्लिया. These ganglia function as relay stations between preganglionic neurons and a second nerve cell called a postganglionic neuron. The cell body of the second neuron originates from ganglion and terminates on effector organs such as smooth muscles of the viscera, cardiac muscles, and the exocrine glands. एफरेंट न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एफेक्टर ऑर्गन्स में लेके जाते हैं। इसमें जो पहली नर्व सेल होती है वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहलाती है। उसमें सेल बॉडी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है और
हमारे ब्रेन स्टेम या स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर सिनेप्टिक कनेक्शन गैंग्लिया के अंदर बनाया जाता है। गैंग्लिया एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है जो एक से दूसरे के दरमियान में मैसेजेस पहुंचा रहा होता है। इसमें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं जिसके दरमियान में सिग्नल्स आपस में ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। जो सेकंड न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है वो हमारे गैंग्लियन से निकल के हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स के अंदर जाके, जैसे कि हमारे विसरा के स्मूथ मसल के अंदर, हमारे दिल के गोश्त के अंदर और हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जाके जुड़ती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं afferent neurons that transmit commands from central nervous system to the muscles, glands and organs. Afferent neurons carry motor information from brain to peripheral nervous system. Cell bodies are located in the ventral horn of the spinal cord. Afferent neurons of automatic nervous system bring nerve impulses back to central nervous system from periphery. ये हमारे एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारे सेंसेस से, जैसे हमारी आंखों से, हमारे नाक से, हमारे कान से, हमारी जुबान से और हमारे स्किन से, सेंसेस से हमारे सिग्नल्स को लेकर हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। जिस किस्म की भी सेंसेशन महसूस होती है वो सेंसेशन हमारे ऑर्गन से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाई जाती है एफरेंट न्यूरॉन्स के जरिए। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। द एफरेंट automatic nervous system is divided into the sympathetic and parasympathetic nervous system as well as the enteric nervous system. जो हमारा efferent automatic nervous system है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसमें से एक है sympathetic nervous system और एक है parasympathetic nervous system. Anatomically, they originate in the central nervous system and emerge from two different spinal cord regions. The preganglionic neurons of the sympathetic system come from the thoracic and lumbar regions of the spinal cord. Preganglionic neurons are short in comparison to the postganglionic neurons. Axons of the postganglionic neurons extend from the ganglia to the tissues that they innervate and regulate. एफरेंट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एनाटमी पढ़ते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि एनाटमिकली ये जो न्यूरॉन्स हैं ये हमारे सीएनएस में से निकल के हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स में पहुंचते हैं। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं ये थोरैकिक और लंबार रीजन्स में होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के मुकाबले में काफ़ी छोटे होते हैं। इनके एक्सॉन्स गैंग्लिया से निकल के हमारे टिश्यूज में जाकर पहुंचते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारा थोरैकिक और लंबार रीजन है जिसमें से सिग्नल्स हमारे वेरियस ऑर्गन्स को पहुंच रहे हैं, जैसे कि प्यूपल्स को, सलाइवरी ग्लैंड्स को, ब्रोंकी को, हार्ट बीट को, पेरिस्टालसिस एंड सेक्रीशन, स्टमक को, स्टिमुलेट्स ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीजेस, हमारे लिवर को, सेक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, हमारे ग्लैंड्स को, इनहिबिट्स ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, हमारे ब्लैडर को, स्टिमुलेट्स ऑर्गेज्म, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। इस डायग्राम में हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख सकते हैं। What activates the sympathetic nervous system, fight or flight, controls the body's response during perceived threat. Energetics, adrenaline, anxiety, stress, worry, fear, confusion, doubt, overwhelm, rushing, exhaustion. Or parasympathetic nervous system controls the body's response while at rest, calm, clear, aware, elevated, euphoric, relaxed, joyful, open in flow, focused, etc. Parasympathetic neurons. The parasympathetic preganglionic fibers arise from the cranium nerve 3, 7, 9 and 10 and from sacral region of the spinal cord and synapse in ganglia near or on the effector organs. In contrast to the sympathetic system, the preganglionic fibers are long and postganglionic ones are short, with the ganglia close to or within the organ innervated. जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो हमारे क्रेनियम से, क्रेनियम नर्व 3, 7, 9 और 10 से, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेक्रल रीजन से गैंग्लिया में जाते हैं
और वहाँ पर जाके साइनैप्स बनाते हैं, या फिर हमारे एफेक्टर ऑर्गन्स में जाकर साइनैप्स बनाते हैं। जब हम इन्हें सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं तो जो हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, और जो हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, और गैंग्लिया उनके करीब होता है जिस ऑर्गन में उन्होंने अपनी साइनैप्स बनाई होती। Differences between sympathetic and parasympathetic neurons. Difference between sympathetic and parasympathetic nervous system. Parasympathetic nerves constrict pupils, stimulate saliva, slow heartbeat, constrict airways, stimulate activity of stomach, stimulate gallbladder, stimulate activity of intestines, and contracts bladder. Sympathetic nervous systems dilates pupil, inhibits salivation, increases heartbeat, relaxes airways, inhibits activity of stomach, inhibits gallbladder, inhibits activity of intestines, secretes epinephrine and norepinephrine, relaxes bladder. ये डिफरेंसेस हैं हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी आंखों को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, हमारे प्यूपल्स को, आंखों के अंदर जो प्यूपल्स होते हैं उनको छोटा कर रहा है, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उनको बड़ा कर रहा है। अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे सलाइवा को बनने में मदद कर रहा है, तो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है कि सलाइवा को बनने से रोकना। हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट को स्लो करता है, और हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट बीट को बढ़ाता है। हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एयरवेज को कंस्ट्रिक्ट करता है, छोटा साइज का करता है, और हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एयरवेज को बड़ा करता है। इस तरीके से ये एक दूसरे के काउंटर में काम करते हैं। Enteric neurons. The enteric nervous system is the third division of the autonomic nervous system. It is a collection of nerve fibers that innervate the gastrointestinal tract, pancreas, and gallbladder. This system functions independently of the central nervous system and controls the motility, exocrine and endocrine secretions and microcirculations of GIT. हमारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम तीसरी डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। इसमें एक बहुत सारी कलेक्शंस होती है नर्व फाइबर्स की, जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से हमारे पैंक्रियास में और हमारे गॉल ब्लैडर में जाती है। ये सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलहदा होकर काम करता है। ये हमारी मोटिलिटी को, एक्सोक्रिन और एंडोक्रिन की सेक्रेशंस को, और माइक्रो सर्कुलेशन जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारे मैदे के अंदर खून की रफ्तार है, उसे कंट्रोल करता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा सेंसरी न्यूरॉन हमारे इंटर न्यूरॉन को मैसेजेस देता है, और हमारा इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन पढ़ रहे हैं वो हमारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। Action of sympathetic and parasympathetic neurons. In the eyes, sympathetic action is contraction of iris radial muscle, pupil dilate, relaxation of ciliary muscle, and the parasympathetic action in the eyes is contraction of iris sphincter muscle, pupil contracts, contraction of ciliary muscle, lens accommodates for near vision. आंखों में आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिंपैथेटिक एक्शन होता है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जिसमें प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं और सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन हमारी आंखों पे होता है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर मसल, प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेंस तैयार हो जाता है नजदीक की चीजें देखने के लिए। हार्ट में सिंपैथेटिक एक्शन होता है, इंक्रीजेस रेट एंड इंक्रीजेस कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। हार्ट रेट बढ़ जाता है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ जाती है। ये सिंपैथेटिक एक्शन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हार्ट पे। और पैरासिम्पैथेटिक एक्शन हार्ट पे डिक्रीजेस रेट एंड डिक्रीजेस कॉन्ट्रैक्टिलिटी। हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। ब्लड वेसल्स, स्केलेटल मसल्स dilate is the sympathetic action, and parasympathetic action in trachea and bronchioles, the sympathetic action is that they dilate, and in parasympathetic action in the trachea and bronchioles is it contracts, increases secretions.
In gastrointestinal tract, contraction of sphincter muscles and decreases in muscle motility and tone is the sympathetic action, and increase in muscle motility and tone is the parasympathetic action. In genitalia of male, stimulation of ejaculation is the sympathetic action, and stimulation of erection is the parasympathetic action. In genitalia of females, the relaxation of uterus is sympathetic action. So in salivary glands, thick and viscous secretions are produced. These are produced because of sympathetic action. Large watery secretions are produced because of parasympathetic action. Likewise, lacrimal glands stimulate tears using the parasympathetic action of autonomic nervous system. Prototype drugs of autonomic nervous system, a first or preliminary form of drug from which other forms of drugs are developed or copied, is called a prototype drug. एक ऐसा ड्रग जिसके ज़रिए दूसरे ड्रग्स बनाए जाते हैं, उस ड्रग को प्रोटोटाइप ड्रग कहा जाता है. Drugs affecting the autonomic nervous system are divided into two groups according to the type of neuron involved in their mechanism of action. जो ड्रग्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में काम करते हैं वो या सेंसरी न्यूरॉन पे अफेक्ट करते हैं या मोटर न्यूरॉन पे अफेक्ट करते हैं, और इन दो ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड कर लिया जाता है. Acetylcholine is a neurotransmitter involved in the temporal lobes of the brain and is critical for memory and cognitive function. It is also important for bowel tone in the digestive system. Acetylcholine एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे टेम्पोरल लोब्स में बनता है और हमारी मेमोरी के लिए और हमारे ध्यान देने के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है. ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बावल टोन को भी कंट्रोल करता है. Physostigmine, naturally occurring alkaloid, indirect acting cholinergic agonist, reversible choline esterase inhibitor. It can cross blood-brain barrier. Uses drug of choice in glaucoma. It antagonizes the effects of tricyclic antidepressants and anticholinergics. Group 1 cholinergic drugs or parasympathetic drugs. Group 2 adrenergic drugs or sympathetic drugs. Now we will discuss the cholinergic drugs, parasympathetic drugs. These drugs are classified into cholinergic agonist or parasympathomimetic, cholinergic antagonist or parasympatholytic, cholinergic agonist, cholinergic antagonist or neuromuscular blockers. Cholinergic agonist, acetylcholine, physostigmine, ecothiopate. ये 3 ड्रग्स हैं जिसे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहा जाता है. जैसे कि हमने पहले सीखा था, पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट. कोलिनर्जिक ड्रग्स स्टिमुलेट द एक्टिवेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बाय एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स ऑफ फॉर एसिटाइलकोलिन. कोलिनर्जिक ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और हमारे एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स डू द ऑपोजिट एंड इनहिबिट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को दबाव देते हैं, को इनहिबिट करते हैं, को रोकते हैं काम करने से. ये इस तरीके से याद किया जा सकता है. कोलिन साउंड्स लाइक कोलोन एंड अर्जिक means to move. So cholinergic agents activate the colon in rest and digest. Acetylcholine direct acting. Acetylcholine is a quaternary ammonium compound that cannot penetrate the membrane. It is the neurotransmitter of parasympathetic and somatic nerves as well as the automatic ganglia. Acetylcholine is a quaternary ammonium compound that cannot penetrate the membrane. It is the neurotransmitter of parasympathetic and somatic nerves as well as the autonomic ganglia. It is rapidly inactivated by acetylcholinesterase. The duration of action of acetylcholine is small, a few milliseconds, hence it is not used in therapeutics. Acetylcholine has both muscarinic and nicotinic activities. एसिटाइलकोलिन एक क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है जो हमारे मेम्ब्रेन के अंदर नहीं दाखिल हो सकता. एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक नर्व्स पे काम करता है. एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस एक एंजाइम है जो एसिटाइलकोलिन को इनएक्टिव कर देता है, काम करने से रोक देता है, और इसकी ड्यूरेशन एसिटाइलकोलिन की ड्यूरेशन बहुत कम होती है, इसलिए ये थेरेप्यूटिक्स में इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता. एसिटाइलकोलिन मस्कार्निक और निकोटिनिक एक्टिविटीज़ करवाता है. Acetylcholine direct acting action of acetylcholine. It has the following major actions: decrease in heart rate and cardiac output, decrease in blood pressure and other actions. एसिटाइलकोलिन के कुछ एक्शंस हैं कि ये दिल की धड़कन को कम करता है, हमारे कार्डियक के आउटपुट को कम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को गिरा देता है और कई काम करता है. एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व्ड इन द टेम्पोरल लोब्स ऑफ द ब्रेन एंड इज क्रिटिकल फॉर मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बावल टोन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे
टेम्पोरल लोब्स में बनता है। ये हमारी मेमोरी और हमारे ध्यान देने की फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बावल टोन को भी ठीक रखता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस इज एन एंजाइम दैट डिग्रेड्स एसिटाइलकोलिन। इट नीड्स सफिशिएंट प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड balanced production of acetylcholinesterase in order to get the desired impact of acetylcholine. acetylcholinesterase एक एंजाइम है जो एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करता है, को ख़त्म करता है, और इन दोनों की मिकदार हमें बराबर चाहिए होती है ताकि हम इनसे फ़ायदा उठा सकें। Acetylcholine in GIT, acetylcholine increases salivary secretions, intestinal secretions and motility. हमारी आंतड़ियों में एसिटाइलकोलिन से सलाइवरी सेक्रीशंस को ठीक करता है, हमारे थूक को बनाने में मदद करता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो सेक्रीशंस होती है उन्हें बनाने में मदद करता है और उनकी रफ्तार को कंट्रोल करता है। इट इन्हांसेस द सेक्रीशंस इन ब्रोंक्यूल्स। हमारे फेफड़ों में भी जो सेक्रीशंस होती हैं उन्हें ये बेहतर करता है। इट स्टिमुलेट्स इरेक्शन। हमारे इरेक्शन में भी मदद करता है। इन द आई इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आइरिस स्फिंक्टर मसल, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन विच इज़ कॉल्ड मायोसिस। हमारी आंखों में जो हमारे आइरिस की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें ये मदद करता है और मायोसिस में हेल्प करता है। इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द सीलियरी मसल्स, लेंस अकोमोडेट्स फॉर नियर विजन। जब हम कुछ नज़दीक से पढ़ रहे होते हैं तो हमारे सीलियरी मसल जो हमारी आंखों में मौजूद हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। Therapeutic actions of acetylcholine. Acetylcholine 1% solution is instilled into the eyes to produce miosis during ophthalmic surgery. Acetylcholine हमारी आंखों में डाला जाता है सर्जरी से पहले ताकि मायोसिस हो सके, और इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स इंक्लूड डायरिया, मायोसिस, नोजिया, यूरिनरी अर्जेंसी, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, एवी ब्लॉकिंग, फ्लशिंग एंड सलाइवेशन। कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स, कुछ नुकसान जो कोलिनर्जिक ड्रग्स के होते हैं उनमें पेचिस लग जाना, मायोसिस, केक की कैफियत आना, पेशाब जल्दी आना, और ब्रेडिकार्डिया हमारे दिल की धड़कन का बदल जाना, हमारे फेफड़ों में ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाना, और हमारे एवी ब्लॉक, फ्लशिंग होना और मुंह में थूक इजाफी बनना। ये सब एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के। Physostigmine. It is a natural alkaloid obtained from the plant Physostigmine veninosum. It is a tertiary amine. It is absorbed from GIT. It can cross the blood-brain barrier. It stimulates the CNS. Physostigmine एक नेचुरल एल्कलॉइड है जो एक प्लांट जिसका नाम है Physostigmine veninosum उसमें पाया जाता है। ये एक टर्शरी अमीन है। ये हमारे आंतड़ियों के अंदर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ये हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. Physostigmine reversibly blocks the acetylcholine esterase enzyme and prevents its breakdown. This action enhances the acetylcholine response by activating the postsynaptic receptors. Physostigmine एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को काम करने से रोक देता है और एसिटाइलकोलिन की ब्रेकडाउन रुक जाती है। इस वजह से एसिटाइलकोलिन की जो रिस्पॉन्स होती है हमारे सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स में वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। एक्शन ऑफ Physostigmine हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट्स. इट एक्ट्स ऑन मस्कार्निक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स एज वेल एज ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. Physostigmine के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। ये मस्कार्निक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे काम करता है। ये हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी जाके काम करता है। इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ अबाउट 2 to 4 hours. इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड स्टिमुलेट द CNS. जो Physostigmine की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है वो 4 से 2 घंटे होती है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये ब्लू डॉट्स एसिटाइलकोलिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्टार एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो लाल ऑक्टागॉन्स हैं ये Physostigmine को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से Physostigmine हमारे एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस एंजाइम को काम करने से रोक रहा है, और जब एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस का काम रोक दिया जाता है, एसिटाइलकोलिन बढ़ने लग जाता है, अपना असर अच्छे से दिखाना शुरू हो जाता है। और एसिटाइलकोलिन की वजह से ये सब होता है: सलाइवेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ब्रेडिकार्डिया, डाइजेशन, यूरिनेशन, मायोसिस एक्सेट्रा। Physostigmine.
Therapeutic uses of physostigmine. This drug increases intestinal and bladder motility. It is used for treatment of glaucoma. It produces miosis and spasm. Physostigmine is also used in the treatment of overdose of drugs with anticholinergic actions. फाइसोस्टिग्मिन ऐसा ड्रग है जो हमारी आंतड़ियों में और हमारे ब्लैडर में रफ्तार को तेज़ कर देता है और हमारे ग्लोकोमा में जो पेशेंट्स ग्लोकोमा से सफ़र कर रहे होते हैं उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए और ये मायोसिस और स्पैस्म का बायस बनता है। फाइसोस्टिग्मिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के ओवरडोज में भी इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फाइसोस्टिग्मिन व्हेन हाई डोजेस आर यूज्ड fall in cardiac output may occur. The cause of death in physostigmine poisoning is respiratory failure. जब फाइसोस्टिग्मिन हाई डोजेस में इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे कार्डियक आउटपुट में कमी आ जाती है, हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। इसके वजह से जब फाइसोस्टिग्मिन पॉइजनिंग होती है तो हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, हमारे फेफड़े काम करने से रुक जाते हैं और जो डेथ होती है वो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होती है फाइसोस्टिग्मिन पॉइजनिंग में। Ecothiophyte. A number of synthetic organophosphate compounds, organophosphorus compound, have the capacity to bind covalently to acetylcholinesterase. This result is a long-lasting increase in acetylcholine at all sites where it is released. कई organophosphate compounds हैं जो acetylcholinesterase को bind हो जाते हैं और acetylcholinesterase को काम करने से रोक देते हैं। जब एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस काम नहीं करता तो एसिटाइलकोलिन की मिकदार बढ़ जाती है और एसिटाइलकोलिन का असर भी बढ़ जाता है। Mechanism of action of ecothiophyte. Ecothiophyte is an organophosphate that covalently binds with acetylcholinesterase. After binding, this enzyme is permanently inactivated. Restoration of acetylcholinesterase activity requires the synthesis of new enzyme molecules. इकोथियोफेट एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस के साथ जाके बंध जाता है और जब इकोथियोफेट एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस के साथ बंध जाता है तो ये एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिव कर दिया जाता है। जब ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है तो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस की एक्टिविटी रिस्टोर नहीं होती और नए एंजाइम के मॉलिक्यूल्स नहीं पैदा होते। As acetylcholine action of ecothiophyte, as acetylcholine is released, it is not destroyed due to the inactivation of acetylcholinesterase. Acetylcholine accumulates in the body to exert both muscarinic and nicotinic actions. Due to muscarinic actions, there will be miosis, salivation, sweating, bradycardia, vasodilation, and a fall in blood pressure. Due to nicotinic activities, there is muscle twitching in the whole body. Due to the central effect, there is restlessness and confusion. तो इकोथियोफेट के एक्शंस ऐसे हैं कि जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो तबाह नहीं होता, क्योंकि एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस के एंजाइम्स को काम करने से इकोथियोफेट ने रोका होता है। जब एसिटाइलकोलिन वाफर मिकदार में हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है तो उसके मस्कार्निक और निकोटिनिक इफेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसके मस्कार्निक एक्शन की वजह से हमारे मुंह में थूक ज़्यादा बनता है, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, हमारे दिल की धड़कन बदल जाती है, हमारे दिल की शराहें खुल जाती हैं और हमारे ब्लड प्रेशर में एक गिराव नज़र आता है। इसके निकोटिनिक एक्शंस की वजह से हमारे मसल्स ट्विच करना शुरू हो जाते हैं, हमारे मसल्स फड़फड़ाते हैं और इसका सेंट्रल इफेक्ट ये होता है कि हम रेस्टलेस हो जाते हैं, हमें बेचैनी सी हो जाती है और हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, हमें समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है। An ophthalmic solution of the drug is used directly in the eye for the chronic treatment of open-angled glaucoma. एक ऑफ्थाल्मिक सोल्यूशन इस ड्रग की आंखों में डाली जाती है जिसके ज़रिए ओपन एंगल ग्लाउकोमा की ट्रीटमेंट की जाती है। अच्छा, हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, एंटी मस्कार्निक एजेंट एट्रोपिन एंड गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स मेकामिलामाइन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये सब कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट्स हैं। मस्कार्निक एंटागोनिस्ट में सेलेक्टिव में ये तीन शामिल हैं और मस्कार्निक एंटागोनिस्ट नॉन सेलेक्टिव में एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन शामिल है। निकोटिनिक एंटागोनिस्ट्स में गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं जैसे निकोटीन और मिकामिलामाइन और न्यूरो ब्लॉकर्स में पंकुरोनियम शामिल है।
Atropine, mechanism of action of atropine. Atropine is a tertiary amine belladonna alkaloid. It has a high affinity for muscarinic receptors where it binds competitively and prevents acetylcholine from binding to those sites. Atropine acts both centrally and peripherally. Its duration of action is about 4 hours except when placed topically in the eye where the action may last for days. एट्रोपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये टर्शरी अमीन है, बेलाडोना अल्कलॉइड है, ये मस्कार्निक रिसेप्टर्स पे काम करता है जहाँ पर जाकर ये मस्कार्निक रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाता है और वहाँ पर एसिटाइल कोलिन को काम करने से रोक देता है। एसिटाइल कोलिन उस साइट्स पे जुड़ नहीं पाते, इसलिए एसिटाइल कोलिन वहाँ पर कोई असर नहीं दिखाते। एट्रोपिन सेंट्रली भी काम करता है और पेरिफेरली भी काम करता है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 घंटे है, लेकिन जब ये आँख में डाला जाता है तो ये कई दिनों तक अपना असर दिखाता रहता है। एक्शन ऑफ एट्रोपिन इन आई. एट्रोपिन डायलेट द प्यूपिल ऑफ आई इन पेशेंट्स विद नैरो एंगल ग्लाउकोमा. इंट्राऑकुलर प्रेशर में राइज डेंजरसली. जब एट्रोपिन किसी की आंख में डाला जाता है तो आंख में जो प्यूपिल है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और ये नैरो एंगल ग्लाउकोमा के पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब इसे इस्तेमाल किया जाता है तो इंट्राऑकुलर जो आंख में प्रेशर है वो बहुत ख़तरनाक लेवल तक बढ़ सकता है। GIT एट्रोपिन कैन बी यूज्ड एज एन एंटीस्पास्मोडिक टू रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ द GIT. जब हमारी आंतड़ियों में एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है तो एंटीस्पास्मोडिक एक्टिविटी शुरू हो सकती है। जब एट्रोपिन को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इस्तेमाल करवाया जाता है तो एक्टिविटी स्लो हो जाती है, हमारे आंतड़ियों की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसिंग ए ड्राई इफेक्ट, स्वॉलोइंग एंड टॉकिंग बिकम डिफ़िकल्ट. जब ये किसी के मुंह के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है तो मुंह ड्राई हो जाता है और स्वॉलोइंग में कुछ भी निगलने में मुश्किल होती है और बात करने में भी मुश्किल पेश आती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एट्रोपिन रिड्यूसेस सेक्रेशंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जब एट्रोपिन फेफड़ों में इस्तेमाल करवाया जाता है तो फेफड़ों के सेक्रेशंस को रोक देता है और फेफड़े की सेक्रेशंस कम हो जाती हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एट लो डोजेस इट डिक्रीजेस कार्डियक रेट ब्रेडिकार्डिया, विद हाई डोजेस कार्डियक रेट इंक्रीजेस. जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इसे इस्तेमाल करवाया जाता है तो इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इसके असर ऐसे होते हैं कि कार्डियक रेट, हमारे दिल की धड़कन स्लो हो जाती है जब ये कम डोज में इस्तेमाल करवाया जाता है और हमारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है जब ये हाई डोज में इस्तेमाल करवाया जाता है। स्वेट ग्लैंड्स एट्रोपिन इनहिबिट्स एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, द स्किन बिकम्स हॉट एंड ड्राई. एट्रोपिन हमारे पसीने की एक्टिविटी को कम कर देता है, इसलिए स्किन बहुत गर्म और बहुत खुश्क हो जाती है। Therapeutic uses of atropine. In ophthalmic, atropine is used topically for the examination of the retina and optic disc for accurate measurement of refractive errors. It is used as mydriasis. एट्रोपिन आँखों के एग्जामिनेशन के लिए रेटिना में इस्तेमाल करवाई जाती है जिसमें रिफ्रैक्टिव एरर्स को चेक कर लिया जाता है। एंटीस्पास्मोडिक Atropine is used as an antispasmodic agent to relax the GIT and bladder. एट्रोपिन एंटीस्पास्मोटिक एजेंट है जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को रिलैक्स करवाने के लिए और हमारे ब्लैडर को रिलैक्स करवाने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। एंटी सेक्रेटरी एट्रोपिन इज़ यूज्ड एज एन एंटी सेक्रेटरी एजेंट to block secretions in the upper and lower respiratory tract and salivary secretions before the surgery. सर्जरी से पहले एट्रोपिन को इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि थूक का बनना कम हो जाए और हमारे फेफड़ों में जो secretions हैं वो भी कम कर दी जाएं. Motion sickness. Atropine is an effective prophylactic agent for motion sickness during short journey 4 to 6 hours. Motion sickness. Atropine is an effective prophylactic agent for motion sickness during short journeys 4 to 6 hours. एट्रोपिन सफ़र के दरमियान भी इस्तेमाल करवाया जाता है। उल्टी की कैफियत आती है तो उस कैफियत को रोकने के लिए जर्नीज़ के दरमियान में एट्रोपिन को इस्तेमाल करवाया जाता है। इट्स एन एंटीडोट फॉर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स. एट्रोपिन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोसेस ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड सम टाइप्स ऑफ मशरूम पॉइजनिंग. जिन पेशेंट्स में एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स का ओवरडोज देखा गया हो उन पेशेंट्स में एट्रोपिन इस्तेमाल करवाया जाता है.
जिन पेशेंट्स को इंसेक्टिसाइड्स ने अफेक्ट किया हो उनमें भी एट्रोपिन इस्तेमाल करवाया जाता है, और जिन पेशेंट्स ने मशरूम खा ली हो और उनको मशरूम खा के पॉइजनिंग हो गई हो उन पेशेंट्स में भी एंटीडोट के तौर पर एट्रोपिन को इस्तेमाल करवाया जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एट्रोपिन: एट्रोपिन इज absorbed rapidly from the GIT, partially metabolized by the liver and eliminated primarily in the urine. It has a half-life of about 4 hours. एट्रोपिन हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से अब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे लिवर में इसको खारिज किया जाता है, हमारे पेशाब में इसे खारिज किया जाता है। इसकी हाफ लाइफ तकरीबन 4 घंटे है। Adverse effects of atropine: depending on the dose, atropine may cause dry mouth, blurred vision, constipation, increase in temperature. Effects on the CNS include restlessness and confusion. एट्रोपिन के एडवर्स इफेक्ट्स उसके डोज पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अक्सर खुश्क मुंह और धुंधली नज़र, कब्ज़, दर्जा हरारत का बढ़ जाना, ये सब एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं एट्रोपिन के, और हमारे सीएनएस में जाके हमें बेचैनी और कन्फ्यूजन दे सकता है। ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है एट्रोपिन का। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हॉट एज ए हेयर, यानी एट्रोपिन ओवरडोज की वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। मैड एज ए हैटर, कन्फ्यूजन, डिलीरियम, हमें कन्फ्यूजन होगा, हमें बेचैनी होगी। रेड एज ए बीट, फ्लश्ड फेस, हमारे चेहरे पे लाल रंगत नज़र आएगी, जैसे कि हमारी स्किन बहुत खुश्क और बहुत गर्म हो गई है। ड्राई एज ए बोन, डिक्रीज सेक्रीशंस एंड थर्स्टी, हमारा मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं एट्रोपिन के। अब हम पढ़ेंगे मिकामिलामाइन। Ganglionic blockers specifically act on the nicotinic receptors of both parasympathetic and sympathetic autonomic ganglia. These drugs block the entire output of the autonomic nervous system at the nicotinic receptor. Ganglionic blockers are rarely used therapeutic. However, they often serve as tools in experimental pharmacology. गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स वो ब्लॉकर्स हैं जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे काम करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में। ये ड्रग्स हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को रोकते हैं। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स थेरेपी में बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स में कई दफ़ा इस्तेमाल किए गए हैं। Mechanism of action of mecamilamine. Mecamilamine produces a competitive nicotinic blockade of the ganglia. मिकामिलामाइन जब एक पेशेंट में इस्तेमाल करवाया जाता है तो ये निकोटिनिक ब्लॉकेज करवाता है गैंग्लिया में। फार्माकोकाइनेटिक्स: द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज अबाउट 10 आवर्स आफ्टर ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। इट हैज़ गुड ओरल अब्जॉर्प्शन। जब ये मिकामिलामाइन किसी पेशेंट में इस्तेमाल करवाया जाता है तो ये तकरीबन 10 घंटे तक असर करता है और ये ओरली अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। थेरेप्यूटिक एक्शंस: इट इज़ प्राइमरली यूज्ड टू लोअर ब्लड प्रेशर इन इमरजेंसी सिचुएशंस। इमरजेंसी सिचुएशंस में इस ड्रग को इस्तेमाल करवाया जाता है ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। Neuromuscular blockers. These drugs block acetylcholine at neuromuscular junction. These neuromuscular blockers are structural analogs of acetylcholine. These drugs are clinically useful during surgery for producing complete muscle relaxation. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स वो ड्रग्स हैं जो एसिटाइलकोलिन को रोक देते हैं काम करने से न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में, और एसिटाइलकोलिन के रुक जाने से सर्जरी करनी आसान हो जाती है क्योंकि मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। हाउ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स वर्क: The motor nerve axon divides to form branching terminals called motor end plates. These enfolded in muscle fibers but separated from the fibers by the synaptic cleft. Competing with contraction, a stimulus to the nerve causes the release of acetylcholine into the synaptic cleft. There, acetylcholine occupies receptor sites on the muscle cell membrane, depolarizes the membrane and causing muscle contraction. Neuromuscular blocking agents act at the motor end plate by competing with acetylcholine for the receptor sites or by blocking depolarization. एसिटाइलकोलिन हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जहाँ पर हमारा मोटर न्यूरॉन हमारे गोश्त में जाके जुड़ता है, वहाँ पर रिलीज़ होकर काम करता है। तो जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं उस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बाइंड नहीं होने देते एसिटाइलकोलिन को, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का असर हमारे मसल पर हो नहीं पाता और हमारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये सिग्निफाई कर रहे हैं एसिटाइलकोलिन को, और जो हमारे स्केलेटल मसल के अंदर रिलीज़ किया जाता है ताकि उस पर असर
अंदाज किया जा सके, और इस असर को रोकने के लिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। Examples of neuromuscular blocking agents: tubocurarine, succinylcholine. Classification of drugs: non-depolarizing blocking agents. Example: tubocurarine, pancuronium, vicuronium, and atracurium and galamine. Depolarizing blocking agents. Example: succinylcholine, dimethonium, rarely used clinically. अब हम पढ़ेंगे ट्यूबोकुरारिन। Mechanism of action of tubocurarine: non-depolarizing neuromuscular blocking drugs interact with the nicotinic receptors to prevent acetylcholine binding. These drugs thus prevent depolarizing of the muscles and inhibit muscular contraction because these agents compete with acetylcholine at the receptor. That's why they are called competitive blockers. जो नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं जैसे कि ट्यूबोकुरारिन, ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे एसिटाइलकोलिन को जुड़ने से रोकते हैं। जहाँ पर ये डीपोलराइजिंग का इफेक्ट दिखा रहे होते हैं, उस इफेक्ट को रोक दिया जाता है। एसिटाइलकोलिन उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं हो पाते, इसलिए ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स इन्हें कहा जाता है। ट्यूबोकुरारिन therapeutic uses: these blockers are used therapeutically as adjuvant drugs in anesthesia during surgery to relax skeletal muscle. These agents are also used to facilitate intubations as well as during orthopedic surgery. इन ड्रग्स को, जैसे ट्यूबोकुरारिन है, इन ड्रग्स को एनेस्थीसिया के दरमियान इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जो हमारा गोश्त है, जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाएं और इंट्यूबेशन के लिए आसानी पैदा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ट्यूब जब किसी के मुंह में डाली जाती है तो उसे इंट्यूबेशन कहते हैं। अब ये इंट्यूबेशन पॉसिबल नहीं है अगर इसके इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं, जो गोश्त है, वो बहुत सख्त है। तो गोश्त को सॉफ्ट करने के लिए इंट्यूबेशन से पहले इन ड्रग्स को इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि मसल रिलैक्स हो सके और इंट्यूबेशन में आसानी पैदा हो। Pharmacokinetics: all neuromuscular blocking agents are injected intravenously. They penetrate the membrane very poorly and do not enter cells or cross the blood-brain barrier. Many drugs are not metabolized; they are excreted in urine unchanged. जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, ये इंट्रावीनसली हमारे वेन के ज़रिए इंजेक्ट किए जाते हैं। ये हमारी मेम्ब्रेन को बहुत पुअरली पेनिट्रेट करते हैं और हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। कई ड्रग्स मेटाबोलाइज ही नहीं होते, जिस फॉर्म में लिए जाते हैं उसी फॉर्म में अनचेंज्ड ये यूरिन के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं। Succinylcholine: mechanism of action: the depolarizing neuromuscular blocking drug succinylcholine attaches to the nicotinic receptor and acts like acetylcholine. This drug remains attached to the receptor for a long time and provides constant stimulation of the receptor. एक और ड्रग है जिसे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग कहा जाता है, जिसका नाम है सुकिनालकोलिन। ये भी डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग है जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ जाके जुड़ जाता है और वहाँ पर एसिटाइलकोलिन की तरह पेश आता है। जब इसकी हरकत देखी गई है निकोटिनिक रिसेप्टर्स में, तो ये बिल्कुल सेम एसिटाइलकोलिन की तरह बिहेव कर रहा होता है। ये ड्रग रिसेप्टर के साथ बहुत देर तक जुड़ा रहता है और कांस्टेंट स्टिमुलेशन दे रहा होता है, कॉन्स्टेंटली हमारे रिसेप्टर्स के अंदर रिलीज हो रहा होता है। एक्शन ऑफ सुकिनालकोलिन: Succinylcholine initially produces short-lasting twitching of the muscle, followed within a few minutes of paralysis. The drug does not produce a ganglionic block except at high doses. जब सुकिनालकोलिन किसी पेशेंट में इस्तेमाल करवाया जाता है तो ये हमारे गोश्त को थोड़ी देर के लिए फड़फड़ाना शुरू कर देता है और कुछ देर के लिए उस पेशेंट में पैरालिसिस हो सकता है। ये ड्रग गैंग्लियोनिक ब्लॉक नहीं करता हाई डोजेस में। Therapeutic uses: because of its rapid onset and short duration of action, succinylcholine is useful when rapid endotracheal intubation is required during the anesthesia. For example, if aspiration of gastric contents is to be avoided during intubations. सुकिनालकोलिन को जब इस्तेमाल करवाया जाता है तो इसका एक्शन
फ़ौरन देखा जाता है, ये फ़ौरन असर करता है और इसका एक्शन थोड़ी देर के लिए रहता है। सुक्रिनाइलकोलिन को एनेस्थीसिया के दरमियान इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि इंट्यूबेशन करने में आसानी हो। जैसे कि हमने पहले एक तस्वीर में देखा था, एक ट्यूब को जब एक पेशेंट के मुंह में रखना हो तो अगर इर्द गिर्द का गोश्त बहुत सख्त है तो वो ट्यूब रखने में बहुत मुश्किल पेश आएगी, इसलिए मसल को रिलैक्स कर लिया जाता है इस तरीके के ड्रग्स देकर। Pharmacokinetics: Succinylcholine is injected intravenously. Its duration of action is short, therefore usually given by continuous infusion. Succinylcholine IV के ज़रिए इंजेक्शन दे के दिया जाता है और इसका एक्शन बहुत शॉर्ट है, इसलिए ये कंटिन्यूसली इन्फ्यूजन में इंजेक्ट किया जाता है और IV के ज़रिए दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स: हाइपरथर्मिया एंड हाइपरकैलीमिया। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं कि ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म कर सकता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म महसूस हो सकती है और हमारे बॉडी के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में देखा जा सकता है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एंड एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एड्रेनलिन जब बॉडी में जाता है तो ये रिएक्शन टाइम को बढ़ा देता है, ये मेंटल अलर्टनेस को, ध्यान देने की पावर को बढ़ा देता है, हमारे मेटाबॉलिक रेट को ज़्यादा कर देता है, हम खुराक को जल्दी हज़म करते हैं, हमारे थकावट को दूर करता है और हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, हमारे फैट ब्रेकडाउन को इनिशिएट कर देता है कि हमारा फैट बर्निंग शुरू हो जाती है। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट: The adrenergic drugs affect receptors that are stimulated by norepinephrine or epinephrine. Some adrenergic drugs act directly on the adrenergic receptors, adrenoreceptors, by activating them and are said to be sympathomimetics. कुछ एड्रेनर्जिक ड्रग्स एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, उन्हें एक्टिवेट करके इन ड्रग्स को सिम्पैथोमिमेटिक्स कहा जाता है। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स स्टिमुलेट पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक नर्व्स। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स में एक्ट directly on adrenergic receptors or indirectly through the release of norepinephrine or may have mixed action. Sympathomimetic drugs stimulate postganglionic sympathetic adrenergic nerves. Adrenergic agonists may act directly on adrenergic receptors or indirectly through the release of norepinephrine or may have mixed action, act directly and indirectly. सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स वो हैं जो हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक नर्व्स पे काम करते हैं, ये उन रिसेप्टर्स को रोक देते हैं। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाकर काम करते हैं जहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करते हैं और एक मिक्स्ड एक्शन पैदा होता है। इन ड्रग्स में शामिल है एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, एम्फेटामिन। अब हम पढ़ेंगे एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन। Epinephrine or other direct acting agonists have a direct action on tissues supplied by postganglionic sympathetic nerve endings. They interact with receptor sites on the cell membranes. The drugs are effective even when the sympathetic nerves have been cut or inhibited by other drugs. Epinephrine or other direct acting agonists have a direct action on tissues supplied by postganglionic sympathetic nerve endings. They interact with receptor sites on the cell membranes. The drugs are effective even when the sympathetic nerves have been cut or inhibited by other drugs. एपिनेफ्रिन एक डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट है जो हमारे टिश्यूज़ में जाकर पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स में जाकर काम करता है। ये अपने रिसेप्टर सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है और ये इफेक्टिवली सिंपैथेटिक नर्व्स को स्टिमुलेट करता है जो कटी हुई हों या रुकी हुई हों दूसरे ड्रग्स के वजह से। एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन is produced in the body by the adrenal medulla and released along with a small amount of norepinephrine into the bloodstream. एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन हमारी बॉडी में एड्रीनल मेडुला में प्रोड्यूस किए जाते हैं स्मॉल अमाउंट में और ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। एपिनेफ्रिन इंटरैक्ट्स विद बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स एट लो डोजेस इट एक्ट्स ऑन बीटा रिसेप्टर्स वैसोडाइलेशन एंड एट हाई डोजेस इट एक्ट्स ऑन अल्फा रिसेप्टर्स वैसोकंस्ट्रिक्शन। एपिनेफ्रिन हमारे दोनों टाइप के रिसेप्टर्स पे काम करता है, ये अल्फा रिसेप्टर्स पे भी काम करता है और ये बीटा रिसेप्टर्स पे भी काम करता है। जब इसे कम
मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है तो ये बीटा रिसेप्टर्स में काम करता है और बीटा रिसेप्टर्स की वजह से ये वैसोडाइलेशन करता है, हमारे शरियानों को खोल देता है, बड़े साइज़ का कर देता है। और हाई डोजेज़ में जब इसे बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है तो ये अल्फ़ा रिसेप्टर्स पे काम करता है, जहाँ पर ये शरियानों को छोटा साइज़ का कर देता है, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन का बायस बनता है। Pharmacological actions. Epinephrine is a powerful cardiac stimulant. B1 receptor. Force of myocardial contraction increased. Also increased in heart rate. एपिनेफ्रिन एक बहुत पावरफुल कार्डियक स्टिमुलेंट है जिसकी वजह से हमारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और हमारे दिल के धड़कने की पावर भी बढ़ जाती है। Respiratory tract. Epinephrine causes powerful bronchodilation by acting directly on bronchial smooth muscle B2 receptors. हमारे फेफड़ों में भी ब्रोंकोडाइलेशन का बायस बनती है एपिनेफ्रिन। ये हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के B2 रिसेप्टर्स पे जाके काम करती है और उनका साइज बड़ा करती है। Blood vessels. Epinephrine causes powerful vasodilation in skeletal muscles and coronary vessels. एपिनेफ्रिन बहुत पावरफुल वैसोडाइलेशन करती है हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर और हमारे कोरोनरी वेसल्स के अंदर B2 रिसेप्टर्स पे काम करके। स्मूथ मसल्स ऑफ GIT आर जनरली रिलैक्स्ड बाय एपिनेफ्रिन एंड कॉन्ट्रैक्ट द स्फिंक्टर मसल। स्मूथ मसल्स जो हमारे GIT ट्रैक्ट में पाए जाते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं एपिनेफ्रिन की वजह से और हमारे स्फिंक्टर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। थेरेप्यूटिक, अब हम पढ़ेंगे थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। ब्रोंकोस्पैज्म, ब्रोंकियल आस्थमा. एपिनेफ्रिन is the primary drug used in the emergency treatment of any condition of the respiratory tract. Improved respiratory exchange was observed within a few minutes after subcutaneous administration of epinephrine. एपिनेफ्रिन प्राइमरी ड्रग है जो आस्थमा के पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन आस्थमा के पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए सबक्यूटेनियसली एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में जो दुश्वारी हो रही होती है, जो सांस लेने में उन्हें मुश्किल पेश आ रही होती है, वो ख़त्म हो जाती है और वो खुल के सांस ले पाते। ग्लाउकोमा, 2% एपिनेफ्रिन solution may be used topically to reduce intraocular pressure in open angle glaucoma. ग्लाउकोमा के पेशेंट्स में 2% एपिनेफ्रिन सोल्यूशन आंखों में डाला जाता है आंखों के प्रेशर कम करने के लिए जिन पेशेंट्स में ओपन एंगल ग्लाउकोमा होता है। कार्डियक अरेस्ट. Epinephrine may be used in patient. Intracardiac injection may be used in case of cardiac arrest due to anesthetic or electric shock. एपिनेफ्रिन उन पेशेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है इमरजेंसी में जिनको इंट्राकार्डियक इंजेक्शन लगाए जाते हैं एपिनेफ्रिन के, जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ होता है, जिनको हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो रहे होते हैं, जिन्हें बिजली का करंट लगाओ या जिन्हें एनेस्थीसिया के ओवरडोज की वजह से कार्डियक में प्रॉब्लम आ रही हो, कार्डियक अरेस्ट हो रहा हो, उन्हें इंट्राकार्डियक इंजेक्शंस लगाए जाते हैं एपिनेफ्रिन के, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। Anesthetic. Local anesthetic solutions usually contain 1:1 lakh part epinephrine. The effect of the drug is to greatly increase the duration of the local anesthesia. It does this by producing vasoconstriction at the site of injection. Local anesthetic solutions में epinephrine का कुछ हिस्सा डाला जाता है और ये ड्रग लोकल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये वेसो कंस्ट्रिक्शन हमारी नसों को छोटे साइज़ का कर देता है। जहाँ पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पे नसें बारीक हो जाती हैं और इस वजह से उस लोकल एनेस्थीसिया का असर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Pharmacokinetics of epinephrine. Epinephrine is ineffective when given orally because it is rapidly destroyed in GIT. It is administered subcutaneously or intramuscularly. Epinephrine जब मुंह से दिया जाता है तो वो इस्तेमाल के लायक नहीं होता क्योंकि हमारे GIT ट्रैक में जब एपिनेफ्रिन जाता है तो वहाँ पर उसे तबाह कर दिया जाता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है, वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। एपिनेफ्रिन को इस्तेमाल करने के लिए या सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन लगाए जाते हैं या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। It is not given intravenously as it is highly dangerous. It may be applied topically to produce vasoconstriction and stop the oozing of blood.
ये इंट्रावीनसली नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है अगर ये इंट्रावीनसली दिया जाए, तो इसलिए इसे टॉपिकली इस्तेमाल किया जाता है वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, अगर कहीं पे ब्लीडिंग है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। एडवर्स इफेक्ट्स, सीएनएस डिस्टर्बेंस, हेमोरेज, कार्डियक अरिथमियास, पल्मोनरी एडीमा। इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जैसे ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ख़राब कर सकता है, हमें हेमोरेज हो सकती है जिसकी वजह से हमारा खून नहीं रुकता, कार्डियक अरिथमियास हो सकते हैं, हमारे दिल की धड़कन बदल सकती है, और हमारी बॉडी के अंदर पानी जमा हो सकता है जिसे पल्मोनरी एडीमा कहते हैं। एम्फेटामिन, अब हम एम्फेटामिन पढ़ेंगे। एम्फेटामिन इज ए नॉन कैटेकोलामिनर्जिक सिंपैथेटिक अमीन दैट शोज क्वाइट सिमिलर इफेक्ट्स एज कोकेन। एम्फेटामिन एक सिंथेटिक अमीन है जिसके असर बिल्कुल कोकेन के जैसे हैं। Mechanism of action of amphetamine. Amphetamine has indirect action on the central nervous system and peripheral nervous system. Effects on central nervous system and peripheral nervous system depend upon the level of catecholamine neuroreceptors in synaptic space. Amphetamine shows its effect on the CNS and peripheral nervous system by releasing intracellular stores of catecholamine. Amphetamine also inhibits monoamine oxidase. That's why high levels of catecholamine are readily released into synaptic spaces and response increased. एम्फेटामिन का इनडायरेक्ट एक्शन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे होता है। ये एक्शन डिपेंड करता है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, साइनेप्टिक स्पेस के अंदर कितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कितने कैटेकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। एम्फेटामिन सीएनएस में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कैटेकोलामाइन के स्टोर्स रिलीज करके, इंट्रासेलुलर कैटेकोलामाइन के स्टोर्स रिलीज करके असर करता है। एम्फेटामिन मोनोएमीन ऑक्सीडेज को भी इनहिबिट करता है, इसलिए ज़्यादा कैटेकोलामाइन रिलीज होते हैं साइनेप्टिक स्पेसेस में और रिस्पांस बढ़ जाती है। Therapeutic uses of amphetamine are limited due to psychological and physiological dependence and the development of tolerance. इसके बहुत लिमिटेड यूजेस हैं एम्फेटामिन के, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली बंदा आदी हो जाता है इस ड्रग का और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस पैदा हो जाती है, फिर उस ड्रग के बिना अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर पाता जो शख्स एम्फेटामिन को लेना शुरू कर देता है। इसलिए इसके बहुत कम थेरेप्यूटिक यूजेस डॉक्टर्स ने इस्तेमाल किए हैं। डॉक्टर्स ने इसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया है। सम यंग चिल्ड्रन आर lacking the ability to be involved in any one activity for longer than few minutes. Amphetamine and their derivatives are able to improve attention. The drug prolongs the patient's span of attention. जिन बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, जो कि एक बीमारी है जिसकी वजह से बच्चे एक जगह पर बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर के लिए, एक काम को ज़्यादा देर तक कर नहीं सकते, वो उलझे से रहते हैं, वो हर 2 मिनट बाद हिलते रहते हैं, तो उनकी अटेंशन स्पैन ख़राब हो जाती है इस बीमारी की वजह से। उन पेशेंट्स में एम्फेटामिन इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि उनकी अटेंशन ठीक हो सके, उनका ध्यान एक ही जगह पे रहे, उनका ध्यान क्लासरूम में बरकरार रहे, अपने सब्जेक्ट्स में, अपने स्टडीज़ में वो फोकस कर सकें। इसलिए इस ड्रग का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि पेशेंट्स का जो स्पैन ऑफ अटेंशन होता है, जितनी देर के लिए वो ध्यान दे सकते हैं, वो स्पैन को बढ़ाया जा सके। अगर ADHD का पेशेंट कोई 10 मिनट एक सब्जेक्ट पर ध्यान दे सकता है तो इस ड्रग के बाद वो 40 मिनट उस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। नार्कोलेप्सी इज ए रेयर स्लीप डिसऑर्डर। पेशेंट इज यूजुअली ट्रीटेड विद ड्रग्स सच एज एम्फेटामिन। नार्कोलेप्सी एक बीमारी है जिसमें पेशेंट्स को दिन टाइम भी नींद आती है और रात टाइम भी नींद आती है, उन्हें बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत महसूस होती है। उन पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाया जाता है और जब एम्फेटामिन उन पेशेंट्स को दिया जाता है तो उन्हें उनकी नींद गायब हो जाती है, उन्हें वो नींद का एहसास बार बार नहीं होता, तो अपने डेली लाइफ की रूटीन्स को फॉलो कर सकते हैं। Pharmacokinetics of amphetamine. Amphetamine is completely absorbed from the GIT, metabolized by the liver and excreted in the urine. एम्फेटामिन हमारे GIT ट्रैक्ट में अब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे लिवर के ज़रिए इसको खारिज किया जाता है, हमारे यूरिन में इसे खारिज किया जाता है। एंड एडवर्स इफेक्ट्स,
Undesirable side effects of amphetamine include insomnia, irritability, weakness, dizziness, and tremor. Amphetamine can also cause confusion, suicidal tendencies, especially in mentally ill patients. कुछ नुकसान है एम्फेटामिन इस्तेमाल करने के, जैसे कि नींद का बिल्कुल उड़ जाना, नींद गायब हो जाना, चिड़चिड़ाहट, कमज़ोरी, थकावट, चक्कर आना। और एम्फेटामिन उन पेशेंट्स में जो जहनी तौर पे बीमार हैं उनमें सुसाइडल थॉट्स का बायस बन सकता है, इसलिए एम्फेटामिन को बहुत कम इस्तेमाल करवाया जाता है। एम्फेटामिन कॉजेस कार्डियक अरिथमियाज, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेन, हेडेक, एक्सेसिव स्वेटिंग, नोजिया एंड डायरिया। एम्फेटामिन हमारे दिल की धड़कन को भी बदल सकता है, हमें ब्लड प्रेशर का इश्यूज भी हो सकते हैं, हमारे दिल में भी दर्द हो सकता है, हमारे सिर में दर्द करवा सकता है। एम्फेटामिन एक्सेसिव स्वेटिंग का भी बायस बनता है, ज़्यादा पसीना भी उस पेशेंट्स को आएगा जो है एम्फेटामिन इस्तेमाल करेंगे, उन्हें उल्टी की कैफियत भी आ सकती है और उनको पेचेस भी लग सकते हैं। या आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डोपामिन रीअपटेक पंप है, ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है। इसमें आप ग्रीन कलर के एम्फेटामिन के मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं और ब्लू कलर के डोपामिन के मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं। इस तरह से एम्फेटामिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जाके अपना काम दिखाता है। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स। A large number of drugs inhibit the activity of the sympathetic nervous system. These drugs are called adrenergic antagonists or sympatholytic. These adrenergic blocking drugs may be classified into groups based on their site of action. Adrenergic antagonists, sympatholytic agents and drugs. A large number of drugs inhibit the activity of the sympathetic nervous system. These drugs are called adrenergic antagonists or sympatholytic. These adrenergic blocking drugs may be classified into groups based on their site of action. बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को रोकते हैं। इन ड्रग्स को कहा जाता है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स। ये एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। जिस साइट पर ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स काम करते हैं उस साइट के मुताबिक इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट: प्राजोसिन, प्रोप्रानोलोल, रिजरपिन। ये आप देख सकते हैं, इसमें प्राजोसिन टैबलेट्स हैं, मिनी प्रेस 1 मिलीग्राम, फाइजर की मेडिकेशन है ये। इंड्राल में प्रोप्रानोलोल है, प्रोप्रानोलोल 40 मिलीग्राम, और ये रेसरपिन। अब हम पढ़ेंगे प्राजोसिन। प्राजोसिन इज अ सेलेक्टिव कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर ऑफ द A1 रिसेप्टर्स, अल्फा 1 रिसेप्टर्स। दिस ड्रग इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। प्राजोसिन एक कॉम्पिटिटिव सेलेक्टिव ब्लॉकर है जो अल्फा रिसेप्टर्स पे जाके काम करता है और ये हाइपरटेंशन को रोकने में मदद करता है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में मदद करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। प्राजोसिन डिक्रीजेस पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस एंड लोअर्स arterial blood pressure by causing the relaxation of both arterial and venous smooth muscle. They prevent the response of effector organs to adrenaline and noradrenaline. It also causes meiosis in the eye. प्राजोसिन हमारे दिल की धड़कन को स्लो करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है और इसके काम करने का तरीका ऐसा है कि ये हमारे दिल के जो गोश्त हैं, दिल के अंदर जो मादा है उसे स्मूथ कर देता है, उसे रिलैक्स कर देता है। हमारे दिल के गोश्त को रिलैक्स करके हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर कर देता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। ये हमारे एफेक्टर ऑर्गन्स एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन के रिस्पॉन्स को भी रोकता है और ये हमारी आंखों में मायोसिस का बायस बनता है। प्राजोसिन इंडिकेशन: हाइपरटेंशन, इट डायलेट्स ब्लड वेसल्स, इट इज ए लेस प्रेफरेबल ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन में ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है और ये हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल करवाया जाता है। सिम्टम्स ऑफ ए बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया: इनलार्ज प्रोस्टेट, इट रिलैक्सेस द आउटफ्लो ऑफ द ब्लैडर, नाइटमेयर्स रिलेटेड टू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये अल्फा रिसेप्टर्स पे जाके काम करता है। Therapeutic uses of hypertension. The usefulness of prazosin in hypertension is due to its lack of potency in inhibiting alpha 2 receptors.
The first dose of these blockers may cause a hypotension response that can result in fainting. This action is termed a first dose effect. It may be minimized by adjusting the first dose to 1/3 or 1/4 of the normal dose. जब एक पेशेंट को इस ब्लॉकर की प्राजोसिन की पहली डोज दी जाती है तो वो हाइपोटेंशन के रिस्पॉन्स की वजह से बेहोश भी हो सकता है। ये एक्शन फर्स्ट डोज इफेक्ट कहलाता है और इसलिए जो पहली डोज प्राजोसिन की पेशेंट को दी जाती है वो असल नॉर्मल डोज की 1/3 या 1/4 होती है। एडवर्स इफेक्ट्स अल्फा 1 ब्लॉकर्स में कॉज डिजीनेस, लैक ऑफ एनर्जी, नेजल कंजेशन, हेडेक, ऑर्थोस्टैटिक एंड हाइपोटेंशन। अल्फा 1 ब्लॉकर्स के कई नुकसान भी हैं जैसे कि चक्कर आना, एनर्जी लेवल का कम हो जाना, नाक में कंजेशन हो जाना, सिर में दर्द हो जाना और हड्डियों में दर्द होना और हाइपोटेंशन। अब हम पढ़ेंगे प्रोप्रानोलोल। All the clinically available beta blockers are competitive antagonists. Non-selective beta blockers act at both beta 1 and beta 2 receptors. Beta blockers are useful in hypertension, angina, cardiac arrhythmias, congestive heart failure, and glaucoma. The names of all beta blockers ends in olol except for labetalol and carvedilol. Propranolol is the prototype beta-adrenergic antagonists. It blocks B1 and B2 receptors. Sustained release preparation for once a day dosing is available. जो भी बेटा ब्लॉकर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट्स हैं। ये बोथ बेटा 1 रिसेप्टर्स और बेटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। बेटा ब्लॉकर्स हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाए जाते हैं ताकि उनका ब्लड प्रेशर लो किया जा सके। अंजाइना के पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाए जाते हैं। कार्डियक अरिथमियाज जिनकी दिल की धड़कन बदली हुई है उनमें इस्तेमाल करवाए जाते हैं। जिनका हार्ट फेल हो रहा है उनमें इस्तेमाल करवाए जाते हैं और ग्लाउकोमा के पेशेंट्स में भी बेटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेटा ब्लॉकर्स हमेशा इस चीज़ से, इस नाम से रिकग्नाइज होते हैं कि इनके आखिर में ओलोल आता है, जैसे कि लेबाटोलोल, कार्वेडिलोल। प्रोप्रानोलोल एक प्रोटोटाइप है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स का जो दोनों बेटा 1 और बेटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करता है और इस प्रोप्रानोलोल की सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशंस भी हैं जो काफ़ी देर तक अपना असर दिखाती हैं, जिन्हें सिर्फ दिन में एक दफ़ा लेना पड़ता है और वो 24 घंटे तक अपना असर दिखाती हैं। Propranolol pharmacological actions. Cardiovascular propranolol decreases the force of myocardial contraction, cardiac output, work and oxygen consumption are decreased. It is used in the treatment of angina and heart failure. प्रोप्रानोलोल के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में ये भी शामिल है कि ये हमारे दिल की धड़कन को, दिल के कॉन्ट्रैक्ट करने के फोर्स को, जिस ताकत से दिल धड़क रहा है उसको भी कम करता है। हमारे कार्डियक आउटपुट को, जितना खून हमारे शरियानों में हमारा दिल धड़कन के ज़रिए भेज रहा है उसे भी कम करता है। हमारे दिल के काम को भी कम कर देता है और हमारी ऑक्सीजन कंजम्पशन, जिस स्पीड पे हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कम कर देता है और ये अंजाइना के पेशेंट्स में और हार्ट फेलियर में इस्तेमाल करवाया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बेटा ब्लॉकर प्रिवेंशन फॉर माइग्रेन हेडेक्स, किस तरीके से ये रगों को छोटे साइज का कर देता है जब इसे इस्तेमाल करवाया जाता है। ये बेटा 2 ब्लॉकर्स में इस तरीके से दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, प्रोप्रानोलोल एक्ट्स ऑन बेटा रिसेप्टर्स एंड कॉसेस ब्रोंकोडायलेशन। हमारे फेफड़ों में प्रोप्रानोलोल बेटा रिसेप्टर्स पे काम करता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। हमारी नसों को, हमारे फेफड़े के अंदर जो नसें हैं उन्हें छोटे साइज का कर देता है। इन आई प्रोप्रानोलोल रिड्यूसेस इंट्राऑकुलर प्रेशर स्पेशली इन ग्लाउकोमा। प्रोप्रानोलोल इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करता है, हमारी आंखों में जो प्रेशर है उसे कम करता है और ये ग्लाउकोमा के पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाया जाता है। इंक्रीज्ड सोडियम रिटेंशन ड्यू टू द डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, देयर इज ए डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन सोडियम रिटेंशन एंड प्लाज्मा वॉल्यूम। जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है उस वक्त ये रीनल परफ्यूजन भी कम हो जाती है, जिसके वजह से सोडियम, नमक हमारी बॉडी से निकल नहीं पाता और हमारी बॉडी में नमक का इजाफा हो जाता है। Disturbance in glucose metabolism. Beta blockers leads to decreased glucose secretion. Therefore, if a type 1 diabetic is to be given propranolol, very carefully monitoring of blood glucose is essential.
बीटा ब्लॉकर्स जब एक पेशेंट में इस्तेमाल करवाए जाते हैं तो उसके ग्लूकोज सेक्रीशंस भी कम हो जाती हैं। इस वजह से जब टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स को प्रोप्रानोलोल दिया जाता है तो उनके ब्लड प्रेशर को हमें कंट्रोल करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है ताकि उस पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। Therapeutic uses: hypertension. Propranolol lowers blood pressure in hypertension. It decreases cardiac output and it is the primary mechanism of propranolol. थेरेप्यूटिक यूजेस में ये भी शामिल है कि प्रोप्रानोलोल ब्लड प्रेशर को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हमारे दिल में से निकलने वाले खून के वॉल्यूम को कम करता है और ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। ग्लाउकोमा बीटा ब्लॉकर्स particularly topically applied and effective in diminishing intraocular pressure in glaucoma. ग्लाउकोमा के पेशेंट्स में जब बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करवाया जाता है तो उनकी आंखों में जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो कम हो जाता है। माइग्रेन: प्रोप्रानोलोल इज आल्सो इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग माइग्रेन एपिसोड्स व्हेन यूज्ड प्रोफिलैक्टिकली। प्रोप्रानोलोल माइग्रेन के पेशेंट्स में भी इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि उनके सिर में जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाए, क्योंकि जब प्रोप्रानोलोल इस्तेमाल करवाया जाता है तो वो रगों को और शरियानों के साइज को छोटा कर देता है, जिसकी वजह से दर्द की कैफियत कम हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना: प्रोप्रानोलोल डिक्रीजेस द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ हार्ट मसल एंड देयरफॉर इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द पेन। प्रोप्रानोलोल जब हार्ट के पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाया जाता है जिन्हें एंजाइना की बीमारी है, उनके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, इसलिए हार्ट के मसल्स में जो दर्द हो रहा होता है वो कम हो जाता है। इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं जैसे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल इम्पेयरमेंट। ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का बायस बन सकता है। हमारे फेफड़ों में नसें ज़्यादा छोटी हो सकती हैं जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है। ये हमारे निज़ाम हाज़म को डिस्टर्ब कर सकता है और हमारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इम्पेयर कर सकता है। Rizarpine: mechanism of action. Rizarpine blocks the Mg2 plus ATP dependent transport of biogenic amine, norepinephrine, dopamine and serotonin from the cytoplasm into storage vesicles in the adrenergic nerves of all the body tissues. Rizarpine Mg2 ATP डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर बायोजेनिक अमीन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन और सेरोटोनिन को साइटोप्लाज्म में से स्टोरेज वेसिकल में जाने से रोकता है। ये एड्रेनर्जिक नर्व्स में और बॉडी टिश्यूज में इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देता। Therapeutic uses: Rizarpine is used in the treatment of hypertension, mild to moderate. Rizarpine causes a slow developing falling blood pressure. Rizarpine हाइपरटेंशन के मरीजों में इस्तेमाल करवाया जाता है जिसमें ये आहिस्ता आहिस्ता उन पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर को कम करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन स्नेक बाइट। जिन पेशेंट्स को किसी सांप ने काट लिया होता है उनमें भी रिजरपिन इस्तेमाल करवाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट हाइपरटेंशन। जो दिल के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनमें भी ये इस्तेमाल करवाया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रीटिंग इंसोम्निया। जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आ रही उनमें भी रिजरपिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रीट इंसैनिटी। जिन पेशेंट्स को कोई दिमागी बीमारी है उनमें भी ये रिजरपिन इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी देर तक पेशेंट्स को सुन कर देता है, इसलिए स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में भी काफ़ी देर तक इस्तेमाल होता रहा है। अच्छा, अब हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लेक्चर्स ख़त्म कर लिए। अब हम नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। मेरी वीडियोस देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।